अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनालिसिस ऑफ इलास्टिक स्ट्रेन को हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले हमें लैटिस का पता होना चाहिए, यानी कि जो हमारे पास है लैटिस वाइब्रेशन का पता होना चाहिए। तो हम लोगों ने SSP1 की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोज़ में बात कर चुके हैं, ये देखते जाएँ। तो आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर 8 है। इसका ए पार्ट है लैटिस वाइब्रेशन। तो एक्चुअली हमारे पास मेन टॉपिक यही है एनालिसिस ऑफ इलास्टिक स्ट्रेन, लेकिन इसको समझने से पहले हमें इसका इल्म होना चाहिए। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले देखें कि एनालिसिस ऑफ इलास्टिक स्ट्रेन, चलो इसको तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन इसको समझने से पहले हमें चंद बातों का पता होना चाहिए, क्योंकि हमने कहा कि हम लैटिस वाइब्रेशन को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले छोटी छोटी बातें हम डिस्कस कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर जो हमारे पास स्ट्रेन होती है वो क्या होती है और स्ट्रेस क्या होती है। तो ये देखें, जो हमारे पास स्ट्रेन होती है वो उसका फार्मूला ये हमारे पास ये होता है, और स्ट्रेस जो हमारे पास होता है उसका फार्मूला F/A होता है हमारे पास, फोर्स पर यूनिट एरिया। यानी कि जब हम ये सपोज ये हमारे पास क्यों वॉल्यूम है कोई भी किसी चीज़ का, तो जब इस पर हम स्ट्रेस करेंगे, फोर्स लगाएंगे, तो हमारे पास इधर क्या होगा, स्ट्रेन होगा। यानी कि अगर मैं इस यहाँ हमारे पास है, यानी कि ये देखें पेंसिल है, तो अगर इस पर मैं ये स्ट्रेस लगा रहा हूँ तो ये क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक चेंजिंग आई है इसकी। ओके, अब वो अलग बात है लेंथ में है या सरफेस में है या वॉल्यूम में, उसमें डिटेल में नहीं जा रहा। तो क्या है, चेंजिंग इन लेंथ, चेंजिंग इन सरफेस, चेंजिंग इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल उसकी जो वॉल्यूम है सरफेस है। तो हमारे पास स्ट्रेन होती है। स्ट्रेन कब होती है, जब स्ट्रेस होगा। अगर स्ट्रेस नहीं होगी, फोर्स नहीं होगी, अप्लाइड फोर्स नहीं होगी, अप्लाइड स्ट्रेस नहीं होगा, तो हमारे पास स्ट्रेन भी नहीं होगा। ओके, तो ये मेरे पास है। तो जो प्रेशर का भी फार्मूला इससे मिलता जुलता है, जो कि हमारे पास होता है F/A। वही मेरे पास क्या होता है, फोर्स, ये स्मॉल f होता है, फोर्स पर न्यूटन एरिया होता है ये हमारे पास। ओके, तो अब तक जब हम अगर पिछली वीडियो की बात करें, अब तक जो क्रिस्टल या मटेरियल्स हम पढ़ते आ रहे हैं, अब हम उनको स्ट्रेस को स्टडी करना देखेंगे कि जो हमने पीछे जो भी डिस्कस किया हुआ है प्रॉपर क्रिस्टल या मटेरियल के लिए रिलेटेड, तो अब हम उन्हीं क्रिस्टल उन्हीं मटेरियल पर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे और उनका बिहेवियर देखेंगे। ओके, कि इनका बिहेवियर किस तरह का है, इनकी इलास्टिसिटी किस तरह की है, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी को किस तरह ऑब्जर्व करती है या इलास्टिक प्रॉपर्टी को। ओके, अब यहाँ इन्हीं प्रॉपर्टी को डिस्कस करने ट्राई करेंगे यहाँ इस टॉपिक में, यहाँ के आने वाले वीडियोस में। लाइक मिसाल के तौर पर अगर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो उस प्रॉपर्टी में क्या चेंजिंग आएगी, उस मटेरियल की, उस क्रिस्टल की प्रॉपर्टी में क्या चेंजिंग आएगी। ओके, यानी कि वो मटेरियल कितना हार्ड है, कितना सॉफ्ट है। अगर हम मिसाल लें, एक रबड़ है और एक हमारे पास आयरन है, एक आयरन है, तो इसको जब हम खींचेंगे तो इसमें कुछ चेंजिंग आएगी, लेकिन जब इसको हम फोर्स हटा देंगे, स्ट्रेस को हटा देंगे, तो हमारी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। लेकिन इस पर जितना यानी कि अगर हम नॉर्मल स्ट्रेस फोर्स अप्लाई करें तो इसमें खास कोई चेंजिंग नहीं आएगी, बल्कि ना होने के बराबर होगी। हाँ, अगर किसी हद तक हाई लेवल तक पर लगाएं तो उसमें भी चेंजिंग आ जाए, बल्कि चेंजिंग आ जाती है, लेकिन हम सिंपल जनरल बात कर रहे हैं। तो हम मटेरियल की सॉफ्टनेस या हार्डनेस मुतल्लिक ये जो हमारा टॉपिक है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, उसका हम इधर सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे। मिसाल के तौर पर जो हमारे पास ये होती है आयरन होता है जो हमारे पास ये हमने लिखा हुआ है, या फिर हम मिसाल लेते हैं कॉपर की। जो कॉपर की वायर होता है उसको वो जल्दी नहीं टूटती। क्यों? क्योंकि उसकी डक्टिलिटी ज़्यादा है, वहाँ स्ट्रेस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि ये देखें ना, हमें तीन चार प्रॉपर्टी हमें पहले पता होना चाहिए। सॉफ्टनेस, हार्डनेस, ब्रिटल। ओके, ब्रिटल के बाद आ जाए हमारे पास डक्टाइल। ओके, डक्टाइल डक्टाइल के बाद मेलिएबल। तो अब जो मेरे पास होती है ना कॉपर, कॉपर की जो डक्टिलिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। अगर किसी मटेरियल की, किसी क्रिस्टल की अगर डक्टिलिटी प्रॉपर्टी ज़्यादा है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो इसका मतलब वहाँ ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई करना पड़ेगा स्ट्रेन प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, ये हमने कॉपर की एग्जांपल ली। अगर हम एग्जांपल है इसकी एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम को जैसे ही हम इस पर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे वो जल्दी ही टूट जाएगी। ओके, क्योंकि उसकी वहाँ जो हमारे पास डक्टिलिटी की वैल्यू है वो बहुत कम होती है।
और हमें ये पता होना चाहिए क्रिस्टल या मटेरियल की फील्ड में जो भी हम वर्क कर रहे हैं, रिसर्च पेपर्स हो रहे हैं, वो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर हो रहे हैं। ओके, तो इसलिए चैप्टर इम्पोर्टेंट काफ़ी है। तो अब यहाँ देखें कि यहाँ क्या बताया गया है कि हम एक क्रिस्टल ले रहे हैं, एक मटेरियल ले रहे हैं, किसको समझने के लिए, इलास्टिक प्रॉपर्टीज को समझने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं सॉफ्टनेस प्रॉपर्टी, हार्डनेस प्रॉपर्टी, ब्रिटल प्रॉपर्टी या डक्टाइल प्रॉपर्टी या मेलेबल प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम एक क्रिस्टल ले रहे हैं। और वो क्रिस्टल कौन सा है? होमोजीनियस कॉन्टिन्यूस मीडियम का क्रिस्टल है या मटीरियल है, रादर देन पीरियोडिक रे, यानी कि उसमें स्पेस नहीं है हमारे पास। होमोजीनियस कॉन्टिन्यूस वाला हमारे पास क्या है? मटीरियल है। और जो ये मटेरियल क्रिस्टल हम ले रहे हैं होमोजीनियस कंटिन्यूस वाला, ये सिर्फ वैलिड है किसके लिए? ये लिखा हुआ है कि लॉन्गर देन -6 सेंटीमीटर, या फिर इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि ऐसे मटेरियल जिसकी फ्रिक्वेंसी 10⁻⁴ या 12 से कम हो, ये सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए वैलिड होता है। इलास्टिक एनालिसिस जो हम स्टडी करने जा रहे हैं, उन्हीं मटेरियल के लिए इधर पॉसिबल होगा जिनकी जो हमारे पास ये देखें फ्रीक्वेंसी 10⁻11 या फिर 12 हर्ट्ज से कम होगी। ओके, हम ऐसे मटेरियल्स लेंगे। ठीक है, हम इस प्रॉपर्टी वाले कंटिन्यूस अप्रोक्सीमेशन क्रिस्टल या मटेरियल लेंगे। तो या फिर हम सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि ये जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी है 12 या 11 या 12, तो इससे नीचे बिलो देन दीज वैल्यूज जो मेरे पास इलास्टिक वेव्स वो प्रोड्यूस्ड होती हैं, और उनकी जो हमारे पास वेवलेंथ होती है वो -6 सेंटीमीटर से कम होती है, इसके इक्वल होती है, बल्कि उसके इक्वल ही होती है। ओके, तो ये खुद पढ़ लीजिएगा, ये लिखा हुआ है मैंने तो 4-5 जुमलों में डिफरेंट वर्डिंग से इधर अर्ज कर दिया है, तो आप खुद समझ सकते हैं इधर क्या है। तो अब इसके बाद आ जाता है हमारे पास हुक्स लॉ आ जाता है, और हुक्स लॉ के बाद आ जाता है हमारे पास नॉन लीनियर रीजन आ जाता है। हुक्स लॉ क्या कहता है? वो यही कहता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी कि जितना हम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं उसी के रिलेटेड, उसी के एसोसिएटेड हमारे पास क्या होगा? स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा क्रिस्टल में, मटेरियल में। और यहाँ याद रखिएगा, इन इलास्टिक लिमिट, इन इलास्टिक लिमिट, यानी कि किसी खास हद तक। अब यहाँ देखें, जो हमने रबड़ की मिसाल ली, ये रबड़ है, अगर उसको हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं, पर फोर्स लगा रहे हैं, तो वो टूट जाएगी। तो लिहाजा एक ख़ास लिमिट तक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन के होता है, और यही हमारे पास क्या होता है? हुक्स लॉ होता है। और लीनियर रीजन का, यहाँ नॉन लीनियर रीजन का यानी कि क्या मतलब है इधर? एक होता है लीनियर रीजन, एक होता है नॉन लीनियर। लीनियर रीजन वो होता है कि अगर एक चीज़ इंक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज़ भी इंक्रीज हो रही है, और नॉन लीनियर रीजन का मतलब है कि एक चीज़ अगर डिक्रीज हो रही है तो दूसरी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ देखें कि दो जो मेरे पास हुक्स लॉ होता है अप्लाई टू स्मॉल स्ट्रेन्स ओनली। जिस तरह मैंने एग्जांपल दी ना रबड़ की, अगर उस पर हम खींचेंगे तो वहाँ स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी, यानी कि हमने फोर्स लगाई, स्ट्रेस अप्लाई किया तो स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ। लेकिन अगर इसको हम ज़्यादा कर देंगे, ज़्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस करेंगे, तो वो रबड़ टूट जाएगी। तो हमारे पास जो ये हुक्स लॉ होता है, ये पॉसिबल अप्लाई होता है किसके लिए? स्मॉल स्ट्रेन के लिए, या फिर हम कह सकते हैं किसी खास लिमिट तक अप्लाई होता है हुक्स लॉ। ओके, तो we say that we are in non-linear region when the strain are so large कि अगर हम रबड़ में ज़्यादा स्ट्रेन पैदा करने के लिए इसको भी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे, तो वहाँ क्या होगा? नॉन लीनियर रीजन हो जाएगा। डैट हुक्स लॉ इज नो लॉन्गर सेटिस्फाई, तो वहाँ मतलब हुक्स लॉ होगा वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा फिर स्ट्रेन के उधर। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। तो नेक्स्ट में हम एनालिसिस ऑफ इलास्टिक स्ट्रेन है, इसको हम प्रॉपरली तौर पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो अब जो एक छोटी सी जो टाइटल दिया था वो हम भूल गए, लैटिस वाइब्रेशन। यानी कि अब ये देखें ना, एक हमारे पास क्रिस्टल है, उसमें हमारे पास ये एटम्स हैं, ऐसे ही है। ये एटम्स, एक होता है कि ये मिसाल के तौर पर ये एटम है, ये हरकत कर रहा है, तो ये सेपरेट हरकत कर रहा है, इसका इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, तो ये लैटिस वाइब्रेशन नहीं होती। लैटिस वाइब्रेशन वो वाइब्रेशन होती है कि अगर क्रिस्टल में से कोई भी एक एटम या
पॉइंट जो है मूव कर रहा है, कोई भी हरकत कर रहा है, तो उसके इफेक्ट पूरे क्रिस्टल पर पड़े, इसको हम कहते हैं लैटिस वाइब्रेशन का नाम देते हैं। ओके ओके, तो इसको हम नॉर्मल वाइब्रेशन या फिर लैटिस वाइब्रेशन का भी नाम देते हैं। अब जब यानी कि अब क्रिस्टल है, तो क्रिस्टल में हमारे पास ये क्रिस्टल होता है 3D का है, हम जानते हैं। तो ये एक दूसरे से क्या होता है, इंटरकनेक्टेड होते हैं। इनमें हमारे पास फोर्सेज होती है, बाइंडिंग जिसको हम फोर्स के नाम देते हैं, या इंटरकनेक्टिंग फोर्सेज होते हैं। तो जब एक एटम हल्का कर जाहिर बात है उसका असर तो पड़ेगा ना, तो इसको हम नॉर्मल वाइब्रेशन या फिर लैटिस वाइब्रेशन का नाम देते हैं। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।